हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी यूनिट 1 के थर्ड पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली ड्रग्स को। बाकी देखिए, कल यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग यहाँ पे बाकी बचे टॉपिक्स को कवर करके आपकी फार्माकोलॉजी को कवर कर देंगे। और देखिए, यहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होने वाली ड्रग्स को जानने से पहले हमें यहाँ पे समझना होगा कि हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आखिर होता क्या है, कैसे होता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और उन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर हमें जो है या फिर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसको यहाँ पर कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पर यूज करने को देखने को मिलती हैं। तो देखिए, इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में, तो देखो यहाँ पे कई लोग क्या होता है कि हार्ट फेलियर का नाम सुन के उनको ऐसा लगता है कि हार्ट ही फेल हो जाता है। जबकि यहाँ पे हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट के फेल होने से ना होकर हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी के फेल होने से होता है। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा समझना, इसको डेफिनेशन देखें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज डिफाइंड एज फेलियर ऑफ हार्ट कैपेसिटी टू पंप सफिशिएंट ब्लड दैट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। देखो आप सभी को पता है कि भाई हमारा हार्ट क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, ठीक है। ऑल्टा से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर मान लो हमारे हार्ट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कि जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से हमारा ब्लड ही ना पंप कर पाए। देखो एक चीज़ आप लोग समझना, हार्ट जो हमारा ब्लड पंप करता है वो हमारा कहाँ करता है, सबसे पहले तो हमारा हार्ट ब्लड करता है, पंप करता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल्टा में और राइट वेंट्रिकल से हमारी पुलमोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो पुलमोनरी आर्टरी से हमारा लंग्स में जाता है और ऑल्टा से हमारा बॉडी में जाता है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों के पंपिंग कैपेसिटी में, यानी कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है, अगर ये दोनों किसी तरीके से हमारे ब्लड को अच्छे से पंप ही नहीं कर पाए, ठीक है, यानी ऑल्टा और जो है पुलमोनरी आर्टरी में अगर ब्लड हमारा अच्छे से नहीं पहुंचा पा रहे, तो उस चीज़ को ही हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे ब्लड को अच्छे से पंप करना फेल कर मतलब बंद कर देता है, यानी कि पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की फेल होना चालू हो जाती है। द टर्म CHF यूज्ड फॉर क्रॉनिक फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर। देखो वहाँ भी वही चीज़ है कि ऐसा नहीं कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में या फिर कुछ समय के लिए अगर हमारा हार्ट मान लो पंप नहीं कर पा रहा है तो उस चीज़ को हम लोग CHF नहीं बोलते हैं, बल्कि जब काफ़ी लंबे समय तक जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से हमारा ब्लड पंप करना बंद कर देता है, यानी हमारे ब्लड की पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की काफ़ी लॉन्ग टाइम से जब लूज हो जाती है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। Now heart failure leads the blood to move through body and heart at slower rate। अब देखो भाई बहुत ही सिंपल बात है कि जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को अच्छे से पंप ही नहीं कर पाएगा तो हमारा जो बॉडी है वहाँ भी ब्लड काफ़ी स्लो रेट से बहेगा। देखो एक चीज़ समझो कि मान लो हमारी आर्टरी में, ठीक है, जैसे ऑल्टा है इसमें ब्लड पंप कर रहा है, तो इसमें अगर सफिशिएंट ब्लड ही नहीं जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी तो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में ब्लड जो है काफ़ी स्लो रेट से बहना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो CHF इज द एंड रिजल्ट ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ सीरियस हार्ट डिजीज। देखो भाई ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ना, ये क्या होता है कि मतलब बहुत सारी जब हार्ट डिजीज मतलब ऐसे कुछ सीरियस हार्ट डिजीज होती हैं तो उसका एक एंड रिजल्ट होता है, यानी कि बहुत सारी हार्ट कह सकते हो कि बहुत सारी अलग अलग हार्ट प्रॉब्लम्स की लास्ट में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी जब बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनकी वजह से एट लास्ट में हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। और देखो ये ना हमारी एक बहुत ही क्रॉनिक और कह सकते हो जो है थोड़ा सा डेंजरस प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भाई, हमारी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है। तो एट लास्ट में इससे क्या होगा भाई, इससे एट लास्ट में हमारी कह सकते हो लाइफ स्पैन भी बहुत कम हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग यहाँ जो है तीन कह सकते हो क्लास पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी कि अगर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है अगर वो हमारा हार्ट फेल करना बंद कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइडेड, ठीक है। बाकी फिर हो जाता है हमारा राइट साइडेड, तो अगर हमारा राइट वेंट्रिकल हार्ट पंप करना बंद कर दे, ठीक है, या फिर कम कर दे, बंद नहीं करता है कम कर देता है, ठीक है, तो कम कर दे तो हमारा राइट साइडेड हो गया। और बाकी अगर हमारे दोनों ही साइड अगर काम करना बंद कर दे, ठीक है, बहुत कम कर दे, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बोथ साइडेड हार्ट फेलियर। अब यहाँ पे देखो ये हार्ट फेलियर आखिर कैसे हो जाता है, यानी कैसे हमारे ब्लड जो है पंप होना मतलब हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कैसे कम हो जाती है, तो उस चीज़ को हम लोग अभी देख रहे हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे अगर देखो तो जो हमारा टाइप्स ऑफ CHF है, देखो वैसे तो हम लोगों ने एक बोल दिया कि हाँ ये 3 टाइप के होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल टाइप होता है वो ये होता है, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला हो जाता है हमारा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर।
अब देखो सिस्टोल डायस्टोल आप लोग पहले से समझ चुके हो अच्छे से कि सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है हमारे यहाँ पे रिलैक्सेशन। तो अब यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि देखो हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है, तो हार्ट मेनली पंप जो है ब्लड हमारा किस में करता है, पुलमोनरी आर्टरी और ऑल्टा में। और पंप कहाँ से करता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से। देखो यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट सॉरी एट्रियम्स का रोल नहीं होता है बहुत ज़्यादा, हमारे वेंट्रिकल्स का ही बहुत ज़्यादा रोल होता है पंपिंग में, ठीक है, फेलियर में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अगर इस फिगर को थोड़ा सा जूम करके देखें, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ वेंट्रिकल्स को दिखाया है क्योंकि यही हमारा मेन काम होता है, ठीक है। हार्ट फेलियर में हमारे इन्हीं दोनों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, इन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हार्ट मसल्स बिकम्स टू वीक एंड एनलार्ज टू फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। यानी देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हमारी हार्ट मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। देखो क्यों होता है हार्ट फेलियर, इसीलिए होता है क्योंकि ये जो हमारी हार्ट मसल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारी वेंट्रिकल्स की मसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। पर देखो हार्ट की मसल्स अगर वीक हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना कैसे होगी, जैसे वो जब मसल्स वीक हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से होगी नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से होगी नहीं, देखो ये चीज़ आप लोगों ने देखा ना कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी तो हमारा ब्लड पंप होता है। तो अगर इनके कॉन्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, एट लास्ट में हमारा हार्ट फेल हो जाएगा, मतलब कह सकते हो उसकी पंपिंग कैपेसिटी फेल हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि इन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हार्ट मसल्स बिकम्स टू वीक, यानी कि बहुत वीक हो जाती है, इन लार्ज बहुत बढ़ जाती है, ठीक कह सकते हो स्वेलिंग आ जाती है उनके अंदर, और जिसकी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अब देखो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, इन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, और इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर नहीं है फ्रैक्शन है, ये भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो अब ये तीनों चीज़ें आखिर है क्या, तो इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल्टा इन ईच कॉन्ट्रैक्शन और वी कैन से ईच बीट, यानी कि हर कॉन्ट्रैक्शन में जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे ऑल्टा में कितना ब्लड पंप कर रहा है। देखो ये यही चीज़ तो होती है, जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, ऑल्टा में ही तो जाता है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से कितना ब्लड हमारा ऑल्टा में जा रहा है। देखो एक चीज़ समझना कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ब्लड होता है उतना पूरा ऑल्टा में नहीं जाता है, बल्कि थोड़ा कुछ ही अमाउंट जाता है, ठीक है, आधे से ज़्यादा जाता है। तो कितना जा रहा है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 50 टू 80 ml, यानी कह सकते हो कि जब एक बार हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लगभग 50 से 80 या फिर जो है नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि 70 ml, ठीक है। सबसे जो कह सकते हो एक आइडियल वैल्यू होती है 70 ml होती है। तो 70 ml ब्लड जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे ऑल्टा के अंदर जो है जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और बाकी हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो कितने ब्लड को पंप कर रहा है। भाई हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप करता है ना, तो 1 मिनट में जो हमारा पूरा हार्ट है वो कितना ब्लड पंप कर रहा है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखो स्ट्रोक वॉल्यूम एक नॉर्मल आइडियल वैल्यू हमारे 70 होती है, और हार्ट बीट हमारी नॉर्मल हम लोग बोलते हैं ना 72 बीट पर मिनट होती है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा वैल्यू कितनी आ रही है, 5.4 लीटर। देखो ये चीज़ मतलब अगर अपने आप में देखो ना काफ़ी बड़ी चीज़ है कि हार्ट हमारा 1 मिनट में लगभग 5.5 से 5 लीटर मतलब इतना ब्लड हमारा पंप कर देता है। और लगभग इतना ही ब्लड हमारी पूरी बॉडी में देखने को भी मिलता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी के ब्लड को हार्ट हमारा 1 मिनट में ही पंप कर देता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ भी होती है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें डिक्रीज हो जाती है। भाई सिंपल सी बात है, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि हमारा कितना ब्लड हमारे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल्टा में जा रहा है। तो अगर हमारा जो है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो गया, यानी अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन ही अच्छे से नहीं होगा, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी तो हमारा ब्लड ऑल्टा में जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट ही अच्छे से नहीं होगा तो हमारा ब्लड ऑल्टा में कैसे जाएगा, अच्छे से जा नहीं पाएगा, तो हमारा क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। और देखो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। तो भाई देखो हार्ट रेट तो हमारा 72 बीट ही मिनट रहेगी लगभग, है ना, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि हमारा ये भी डिक्रीज। देखो एक चीज़ समझो कि स्ट्रोक वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। और एट लास्ट में यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन, तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ब्लड, यहाँ पे ये परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल विथ ईच बीट। यानी कि देखो इसमें भी वही चीज़ है, अगर देखो तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम में होता है, बस इसका परसेंटेज होता है, ठीक है। तो एक बीट पे यानी कि कह सकते हो एक बार जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से कितना ब्लड हमारा जो है ऑल्टा में जाता है, उसी का जो परसेंटेज होता है वो होता है हमारा यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन।
और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एन डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। अब ये एन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, तो भाई देखो एक चीज़ आप लोग समझना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पंप कहाँ होता है, ऑल्टा में। तो जितना ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल्टा में जाता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना, हम लोगों ने देखा। लेकिन ऑल्टा लेफ्ट वेंट्रिकल में टोटल ब्लड होता कितना है, मतलब यहाँ पे जब हमारा ब्लड फिल होता है तो कितना ब्लड इसके अंदर टोटल फिल होता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो टोटल हम लोग कह सकते हैं कि एक आइडियल वैल्यू क्या होती है कि टोटल हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें एक बार में लगभग 110 ml ब्लड होता है, जिसमें से 70 ml हमारा कह सकते हो हमारे लेफ्ट जो है ऑल्टा में कह सकते हो पंप हो जाता है, अगर सब चीज़ें सही हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन की एक नॉर्मल वैल्यू हमारी होती है 64%। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल रेंज हमारे 50 to 70% के बीच में होती है। अगर इससे कम हो गई तो हमारा इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारा हार्ट फेल हो रहा है। ठीक है, और कौन सा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो रहा है। तो इसमें हमारे इजेक्शन फ्रैक्शन की भी वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और बाकी हम लोग बात करें अपने जो है सेकेंड टाइप की, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे देखो जैसा आप लोग समझ ही चुके हो कि सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो हार्ट फेलियर है, और डायस्टोलिक मतलब कि रिलैक्सेशन के टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो कैसे होता है भाई, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा ना, जब हमारा जो है कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं डायस्टोलिक की। तो डायस्टोलिक में क्या होता है, इन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हार्ट मसल्स बिकम स्टिफ, थिक एंड एनलार्ज्ड, हेंस वेंट्रिकल्स फेल्स टू फिल प्रॉपर्ली। देखो भाई एक चीज़ समझो कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ जाता है, हमारे ऑल्टा में जाता है। लेकिन दोबारा से जब वेंट्रिकल्स हमारे डायलेट होते हैं या फिर कह सकते हो रिलैक्स होते हैं, यानी दोबारा से जब अपने नॉर्मल शेप में आते हैं, तभी तो इनके अंदर हमारा ब्लड फिल होता है। यानी यहाँ पे कह सकते हो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कब आएगा, जब हमारा वेंट्रिकल्स कह सकते हो रिलैक्स होंगे। ठीक है, तो अगर ये मान लो जैसे नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मली हमारे वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं तो इनके अंदर अच्छा सा ब्लड वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन अगर इसका रिलैक्सेशन कम हो गया, ठीक है, अगर ये अच्छे से रिलैक्स ही नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम फील होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो कि एक वेंट्रिकल है जो कि हमारा नॉर्मली इतना रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर कितना, मान लो हम लोगों ने देखा कि 110 ml ब्लड आ जाता है। लेकिन अगर हमारा वेंट्रिकल्स मान लो इतना ही रिलैक्स हुए तो अब इसके अंदर ब्लड भी तो कम आएगा। तो यहाँ पे डायस्टोलिक में क्या होता है कि इनका रिलैक्सेशन हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स फेल्स टू फिल प्रॉपरली, यानी वेंट्रिकल्स हमारे फिल प्रॉपरली नहीं हो पाते, यानी इनके अंदर ब्लड ही अच्छे से नहीं आ पाता है। तो अच्छा, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में देखो क्या क्या होता है, इसके अंदर हमारा डिक्रीज हो जाता है प्री लोड। अच्छा, अब प्री लोड क्या होता है, देखो प्री लोड भी बहुत ही सिंपल सा टर्म है। बेसिकली प्री लोड क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल बिफोर सिस्टोल या फिर बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये भी बिल्कुल हमारा एन डायस्टोलिक वॉल्यूम के बराबर ही होता है। यानी जो है जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर हमारा कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्री लोड। तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होगा, इसके वेंट्रिकल्स हमारे डायस्टोल अच्छे से होंगे नहीं, तो इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो उसी चीज़ को तो बोलते हैं प्री लोड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कार्डियक आउटपुट तो भाई सिंपल सी बात है कि जब हमारा प्रीलोड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी कह सकते हो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, वही चीज़ है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे हार्ट फेलियर। आप लोग समझ गए ना, देखो क्या होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में हमारे जो हार्ट मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से या तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं या तो वो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाती। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, अगर रिलैक्स नहीं हो पाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है, और ये हमारा जो है राइट और लेफ्ट दोनों में से किसी भी साइड हो सकता है या फिर दोनों साइड हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ समझना, सबसे ज़्यादा हार्ट फेलियर हमें लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के भाई देखो क्या करता है, ये हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। भाई ये तो हमारा ब्लड सिर्फ जो है पुल्मोनरी आर्टरी में सप्लाई करता है जहाँ से लंग्स में जाता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ब्लड जो है ऑल्टा में सप्लाई करता है, यानी कि जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो इसके पास ना बहुत ज़्यादा वर्क होता है, जिसकी वजह से इसके फेल होने के चांसेज ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और देखो क्या होता है ना कि जब एक बार ये फेल हो जाता है तो एट लास्ट में इसकी वजह से इसका फेल होना भी तय ही होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि ये फेल हुआ तो ये बच जाएगा, एट लास्ट में ये भी फेल होगा ही होगा। ठीक है, तो हार्ट फेलियर का रिजल्ट जो है एंड रिजल्ट यही होता है कि बोथ साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे आई होप कि समझ ही गए होंगे। और कुछ हम लोग जो है इसके पीछे की एटियोलॉजी या फिर कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे इस्केमिक हार्ट डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज।
अब देखो वैसे तो हम लोग इसको जो है अभी बहुत डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, इसके बाद। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा देखना चाहो तो इस्केमिक हार्ट डिजीज, अच्छा नहीं, देखो इसको हम लोग बहुत डिटेल में ही देखेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में भी बात नहीं करते हैं। और बाकी हाइपरटेंशन देखो, तो हाइपरटेंशन भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हार्ट पे, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो हमारे ब्लड प्रेशर जब बढ़ रहा है तो वो हमारे ब्लड वेसल्स को, ठीक है, और हार्ट हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ज़्यादा कह सकते हो प्रेशर से काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एट लास्ट में क्या होगा, वही चीज़ है कि हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। देखो हम लोगों ने हाइपरटेंशन में भी देखा था कि हाइपरटेंशन की वजह से एट लास्ट में हार्ट फेल के चांसेस बढ़ जाते हैं, वही चीज़ है। बाकी हाई सोडियम डाइट तो भाई सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने देखा Na+ के बढ़ने से क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। और जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे जब हमारा ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा तो हार्ट के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी जब इसको ज़्यादा ब्लड एक बार में पंप करना पड़ेगा तो ये फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी वही चीज़ें कि हम लोगों ने सब चीज़ें देखी हैं कि डायबिटीज़ और ओवरवेट हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल, मायोकार्डाइटिस ये क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हार्ट में हमारी जो हार्ट की वॉल है 3 टाइप की, मतलब 3 लेयर होती हैं, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो देखो मायोकार्डियम सबसे बीच की और सबसे कह सकते हो थिक लेयर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इस मायोकार्डियम में हमारा कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा भाई, ये डैमेज हो जाएंगी। भाई यही तो है हार्ट की मसल्स, यही तो है हार्ट की वॉल, अगर यही तो डैमेज हो जाएगी तभी तो हमें हार्ट फेल हो जाएगा। तो इसी में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, हमारी हार्ट मसल्स डैमेज हो जाएंगी, तो मायोकार्डाइटिस हो जाएगा। या फिर एरिथमिया यानी कि इर्रेगुलर हार्ट बीट। तो ये सारी चीज़ें हमारे कुछ रीजन्स हो सकते हैं हमारे हार्ट फेलर के, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें अपने जो है पैथोजेनेसिस, यानी कि किस तरीके से हमारा हार्ट फेलर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि हार्ट फेलर को भी हम लोग जो है बहुत अलग अलग तरीके से बता सकते हैं कि हमारा जैसे फेलर ऑफ हार्ट इज फ्रिक्वेंटली सीन इन एल्डरली पेशेंट्स, यानी कि ज़्यादातर वैसे ये जो है ओल्ड एज पेशेंट्स में ही देखने को मिलता है। सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। अब देखो ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं। तो इन जो ऑलरेडी हार्ट की बहुत सारी बीमारियों से सफ़र कर रहे होते हैं उन्हीं को देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट फेलर। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हो जाता है हमारे यहाँ पे इंट्रिंसिक पंप फेलर। तो इंट्रिंसिक पंप फेलर में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट फेलर इज वीकनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स ड्यू टू वेरियस डिजीज। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई कि हार्ट फेलियर हमारा कहाँ होता है, मोस्टली हमारा वेंट्रिकल्स की मसल्स में ही तो होता है। तो वेंट्रिकल्स मसल्स जब हमारी, अब देखो वेंट्रिकल्स मसल्स हमारी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तो कैसे वीक होती हैं, ड्यू टू वेरियस डिजीजेस दैट लीड्स टू फेलर ऑफ एफिशिएंट पंपिंग ऑफ ब्लड बाई हार्ट। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे वेंट्रिकल्स या फिर कह सकते हो हार्ट में बहुत सारी कह सकते हो कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिसकी वजह से हमारी मसल्स जो है वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड पंपिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। अब ये कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो ये हो सकता है हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। बाकी मायोकार्डाइटिस हम लोगों ने जैसा देखा, मायोकार्डियम में इन्फेक्शन हो गया। और बेरी डिसऑर्डर, तो यहाँ पे भी हमारा जो है एक डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे विटामिन B1 या फिर B3 की कमी हो जाती है, ठीक है। और वेरियस किडनी, तो हम लोगों ने देखा है कि किडनी डिजीज हमारे हार्ट प्रॉब्लम किस तरीके से कॉज कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है हार्ट फेलर हो सकता है। बाकी हम लोग जो है बात करें तो इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन हार्ट, ठीक है, तो एंड इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑन हार्ट कैन ऑल्सो बी अ मेजर कॉज ऑफ हार्ट फेलर। यानी कि देखो अगर हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जा रहा है, ठीक है, यानी अगर हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है अचानक से, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, एट लास्ट में हार्ट फेल हो सकता है। अब ये वर्कलोड क्यों बढ़ सकता है, या तो इंक्रीज प्रेशर लोड, यानी कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसकी वजह से हो सकता है, या फिर इंक्रीज वॉल्यूम लोड, या फिर हमारा ब्लड वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से भी वर्कलोड बढ़ सकता है। देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा पंप करना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना, वर्कलोड बढ़ गया, और प्रेशर, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से भी वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से भी हमें हार्ट फेलर हो सकता है। बाकी यहाँ पे देखो ये जो इंट्रिंसिक पंप फेलर है ना, इसको ही हम लोग थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें, ठीक है, तो कैसे ये हमारा जो है होता है, तो और कैसे ये हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है, ठीक है, हमारे हार्ट प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे देखो इम्प्रॉपर पंप फंक्शनिंग कैन लीड्स टू हार्ट फेलर थ्रू फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो देखो इम्प्रॉपर पंप फंक्शनिंग से क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर हमारा पंप जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर हमारा हार्ट जो है पंप अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से हार्ट फेलर कैसे होता है। तो देखो इम्प्रॉपर पंप फंक्शनिंग सबसे पहले क्या होता है, हमारा डिक्रीज्ड इन आर्टीरियल प्रेशर। देखो एक चीज़ समझना कि जैसे जब हमारा जहाँ पे क्या है कि जब हमारा हार्ट ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा तो हमारा जो आर्टरी है वहाँ पे ब्लड अच्छे से जाएगा नहीं। तो जब हमारे आर्टरी में ब्लड अच्छे से जाएगा नहीं तो हमारा जो आर्टरी का ब्लड प्रेशर है, ठीक है,
वो क्या होगा, आर्टेरियल जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जब आर्टरी का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, डिस्टर्बेंस इन किडनी फंक्शनिंग। भाई देखो एक चीज़ समझो, ये आर्टरी ही तो हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है, तो जब आर्टरी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सबको ब्लड सप्लाई कह सकते हो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी, जिसमें किडनी भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और जब हमारे किडनी में जो है डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम। देखो किडनी ही तो रेनिन को रिलीज करता है, और रेनिन क्या होता है, रेनिन हम लोगों ने देखा कि रेनिन हमारा एंजियोटेंसिनोजन के साथ मिलके हमारा रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और इसकी वजह से भाई क्या होगा, इसकी वजह से हमारा इंक्रीज्ड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ से वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अब भाई सिंपल है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम अगर हमारा बढ़ा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है प्री लोड बढ़ेगा। भाई देखो प्री लोड हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे वेंट्रिकल्स में एंड टाइम में जो है कितना हमारा ब्लड होता है, तो जितना ज़्यादा ब्लड होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारे वेंट्रिकल्स को काम करना पड़ेगा, तो प्रीलोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड कार्डियक वर्कलोड, जिसकी वजह से वर्कलोड बढ़ेगा, और उसकी वजह से एट लास्ट में क्या होगा, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से देखो एक और चीज़ हो सकती है, मतलब कह सकते हो दोनों ही चीज़ें लगभग जो है साथ साथ में ही देखने को मिल जाती हैं, कि इम्प्रॉपर फंक्शन की क्या होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज इन वेनर प्रेशर, यानी कि देखो आर्टरी का प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, लेकिन जब हमारा पंप अच्छे से ब्लड अच्छे से पंप ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, हार्ट, तो देखो आर्टरी तो जो वेन्स है, ठीक है, तो वेन्स में जो हमारा ब्लड है उन पे प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई जब ये अच्छे से ब्लड को निकाल ही नहीं पा रहा है तो ब्लड को ये लेगा कैसे हार्ट, ठीक है, क्योंकि वेन से तो ब्लड हमारा हार्ट में आता है, तो जब ब्लड हार्ट में आएगा नहीं अच्छे से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा वेन्स है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में कुछ जो है प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रेशर को सेंस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरो रिसेप्टर्स। तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा देखो बैरो रिसेप्टर्स हमारे जो है आर्टरी प्रेशर के डिक्रीज होने से भी एक्टिवेट होंगे, ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर्स, जो कि क्या करेंगे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब देखो ये बैरो रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, तो इनको जब भी कुछ लगता है कि प्रेशर में प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो ये जो है जनरली हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि वेसल्स को कह सकते हो नैरो करने का काम कर देते हैं। अब जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, तो भाई जब ब्लड वेसल्स हमारी जो है नैरो हो गई, तो सिंपली आप लोग कह सकते हो कि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से देखो क्या हुआ, इसकी वजह से हमारा आफ्टर लोड बढ़ जाता है। अभी आफ्टर लोड क्या होता है, देखो आफ्टर लोड, देखो यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन टू इजेक्ट द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्टा। देखो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में ब्लड भेजने के लिए कितना हमें जो है प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से देखो, जैसे जब ब्लड वेसल्स यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो इनमें जो हमारा जो कह सकते हो प्रेशर होता है, जैसे आफ्टर लोड क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रेशर, तो जब ब्लड वेसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो जो अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा है वो भी तो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज आफ्टर लोड, जिसकी वजह से एट लास्ट में क्या हो जाएगा, कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा और हमारा हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखो इस तरीके से जो है हमें जो है हार्ट फेलियर का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ अपने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे चेस्ट पेन, ठीक है। फिर हमारा जो है देखो, अब इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोग समझ ही चुके हो कि भाई चेस्ट पेन हो जाएगा, फटीग थकावट देखने को मिलेगी और हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी। देखो एक चीज़ समझो कि यहाँ पे जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक ही होती हैं, तो उनके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, ट्रीटमेंट भी है, ठीक है, ये सब लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो आप लोग एक का याद कर लो, तो बाकी में भी आप लोग थोड़ा सा उसी चीज़ को लिख सकते हो, एक दो चीज़ें कम ज़्यादा करके। बाकी हेडेक, ब्लड विजन, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग आप लोग को यहाँ पे एक नया वर्ड देखने को मिल रहा होगा। देखो स्वेलिंग मतलब क्या है, स्वेलिंग कैसे होती है, स्वेलिंग मतलब सबसे पहले सूजन होती है। सूजन मतलब कैसे हो जाती है, देखो यहाँ पे जब भी हार्ट फेल होता है तो क्या होता है, या तो कॉन्ट्रैक्शन फीलिंग होती है तो रिलैक्सेशन। तो अगर मान लो हमारा जो हार्ट है, ठीक है, तो मान लो ये राइट वेंट्रिकल्स है, अगर ये मान लो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे देखो ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आता है, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, वेना कावा में, वेना कावा से, और वेना कावा में ब्लड कहाँ से आता है, बॉडी से ना। तो बॉडी के जिन भी पार्ट से हमारा ब्लड जो हार्ट में आ रहा है, तो जब हमारा हार्ट जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं, जब वो ब्लड को रिसीव ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है, तो हमारा ब्लड क्या होगा कि ब्लड जो हमारा आ रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, ठीक है, वो वापस जाने लगेगा, यानी कि ब्लड का कह सकते हो रिफ्लक्स होना चालू हो जाएगा। तो जब रिफ्लक्स होगा तो क्या होगा कि बॉडी की ज़्यादातर जो है ब्लड हमारा जो है नीचे वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें जाके ब्लड क्या होगा, इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे मोस्टली यहाँ पे लेग्स हो गए और कुछ हमारे एब्डोमिनल पार्ट्स हो गए, वहाँ पे हमें जो है स्वेलिंग देखने को मिल सकती है।
और बाकी वही है कि कॉम्प्लिकेशंस हमारा क्या हो गया, जैसे किडनी डैमेज हो, लंग्स डिसऑर्डर, हार्ट अटैक, लिवर डैमेज, हार्ट वॉल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब भाई देखो, लंग्स लंग्स कैसे डैमेज हो सकते हैं, जब हमारा यहाँ पे जो है ये ब्लड को सप्लाई अच्छे से करेगा ही नहीं, ठीक है, या फिर कह सकते हो लेगा ही नहीं, तो एट लास्ट में देखो ब्लड कहाँ जाता है, यहाँ से हमारा पुल्मोनरी आर्टरी से हमारा लंग्स में ही तो ब्लड जाता है, तो यहाँ पे लंग्स में जाएगा नहीं अच्छे से, ठीक है, या फिर कह सकते हो लंग्स से जो है आएगा नहीं। तो वही सारी चीज़ें, क्योंकि देखो आता भी यहाँ पे लंग्स में ही है, लंग्स से ही ब्लड है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे CHF का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये डीजीज हमारी किस तरीके से हार्ट में डेवलप होती है, ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसकी जो हमारी पंपिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में, तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी अपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए कई ड्रग्स, मतलब कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आप लोग को यहाँ पे सेम मिलने वाली है हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें देखिए हमारी बहुत सारे डिफरेंट क्लासेज होती हैं इसके अंदर। जैसे देखिए एक हमारा आइनोट्रोपिक आ जाता है, अब ये हमारा मेजर होता है, ठीक है, यही हमारी मेजर ड्रग्स होती हैं जो कि CHF में यूज की जाती हैं। बाकी इसके अलावा भी हम लोग बात करें तो हमारा डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एस इनहिबिटर्स, ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जैसे वैसोडाइलेटर्स, ये सभी ड्रग्स हम लोगों ने ऑलरेडी अपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में देख ली हैं, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे ये सारी दवाएं हमारी CHF को ट्रीट करने के लिए भी यूज की जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा कि जो हमारा हाइपरटेंशन था वो भी हमारा मेनली किस वजह से हो रहा था, या तो हमारे ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्ट होने से, या तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने से। तो देखिए अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो वही चीज़ तो है कि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे हार्ट को उसको पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम है। तो वहाँ पे भी तो हमारा क्या होगा भाई, हार्ट फेल कब होता है, जब यहाँ पे हार्ट को बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ जाता है, उसके ऊपर लोड काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम के बढ़ जाने से भी तो हमारा हम लोगों ने देखा भी था कि एंटी हाइपरटेंसिव जो है कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे उसके हमारा क्या होता है, CHF होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो हमारी CHF में दवाएं यूज होती हैं वही हमारी एंटी हाइपरटेंशन में भी यूज होती हैं। बस जो हमारी मेन CHF की दवा है वो हमारी आइनोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, और इसके अंदर भी जो हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं और उसके अंदर भी जो हमारा डिजॉक्सिन है, तो इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। देखिए हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने डिजॉक्सिन के बारे में, आप इतना समझ के चलिए। बाकी ये सारी ड्रग्स कहीं ना कहीं हमारे CHF के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग सबके बारे में देख लेंगे, बट मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, ठीक है। और बाकी देखिए बाकी जितनी भी दवाएं हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में देख ली थी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे वही सेम चीज़ें यहाँ पे इस CHF वाले में भी लिख देना अगर आप लोगों को लिखनी होगी। बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हमारा आ जाता है इसमें आइनोट्रोपिक ड्रग्स। तो देखिए आइनोट्रोपिक मतलब का सिंपल सा आप मतलब समझिए। आइनोट्रोपिक देखिए हमारा एक ऐसा इफेक्ट होता है कि हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ये समझिए कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट में क्या होगा कि हमारे कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा अगर हमारा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होगा। और ये सारी जो हमारे जितनी भी कह सकते हो हमारे ड्रग्स हैं, ये सारे हमारे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करती हैं, यानी इसकी वजह से ये सारी जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, हमारे हार्ट में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देती हैं। और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है, जो हमारा हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो यहाँ पे बढ़ने लगता है। और हम लोगों ने क्या देखा, CHF में यही तो हो रहा था कि हार्ट हमारा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, जो हमारे वेंट्रिकल्स थे वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो ब्लड हमारे ऑर्टम में पंप कर नहीं पा रहे थे। तो ये सारी दवाएं क्या होंगी, हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो इफेक्टिवली यहाँ पे ब्लड को पंप कर पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स हमारी CHF को ट्रीट करने में बहुत इफेक्टिवली यूज की जाती हैं। अब अगर मान लीजिए जो हमारा CHF है वो मेनली हमारे ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से होता है, तो हम लोग ये सारी दवाएं भी दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा डायूरेटिक्स आ जाता है। अब देखिए डायूरेटिक्स बहुत डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव में पढ़ लिया था, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें आप लोगों को इसमें भी लिख देनी है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हो, बस थोड़ा सा जैसे हम लोगों ने वहाँ पे हाइपरटेंशन देख रहे थे, वहाँ पे आप लोगों को CHF लिख देना है, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा डायूरेटिक्स है वो हमारे ब्लड वॉल्यूम को कम करके हमारे CHF को ट्रीट करती है। वहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे कि एंटी हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रही है, यहाँ पे CHF को। देखिए इतना तो आप लोग को करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना तो आप लोग अब समझ ही चुके हो, इतना तो आप सभी को पता है कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। तो इसमें इतना टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो देखिए डायूरेटिक्स मतलब सिंपल सी हमारी ये वो दवाएं होती हैं। देखिए ये लेक्चर देखने से पहले आप लोग पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का लेक्चर देख लेना, तभी ये देखना, वरना फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग के थोड़ा सा ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। तो पहले हाइपरटेंशन वाला लेक्चर देख लेना, फिर इसी को फिर देखना इसको।
तो देखिए ये हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे ब्लड वॉल्यूम को कम करने का काम करती हैं। और जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये यूरिन को बढ़ा देती हैं, ब्लड वॉल्यूम को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा कह सकते हो हार्ट पे जो भी प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे बीटा ब्लॉकर्स, तो देखिए बीटा हमारे रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, हमारे एड्रेनर्जिक बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे कह सकते हो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसको उसको भी ब्लॉक करके हमारे जो है कह सकते हो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, हमारे हर एक चीज़ को एक्टिवेट करता है, हमारे जो है कह सकते हो ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे हाइपरटेंशन और एट लास्ट में हमारे CHF में रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके भी हमारी दवाएं जो है काफ़ी इफेक्टिवली हमारे हाइपरटेंशन को ट्रीट करने का काम CHF को ट्रीट करने का काम करती हैं। उसके बाद हमारा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, तो देखिए ये सिंपल सी बात है भाई, हमारा जो रास सिस्टम था, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब देखिए वही बात है कि ये सब चीज़ें आप लोगों को समझनी है, पहले एंटी हाइपरटेंसिव वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो रास सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो वो एट लास्ट में हमारे एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। और ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये हमारा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी एंटागोनिस्ट, यानी इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन को भी यहाँ पे एंटागोनाइज करके हमारी ड्रग्स काम करती है, जैसे हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया, ठीक है। तो ये सारी दवाएं हो गई। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं एस इनहिबिटर्स। तो एस इनहिबिटर्स मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे हमारा रास सिस्टम काम कर नहीं पाता है और हमारा ब्लड वॉल्यूम वगैरह नॉर्मल ही रहता है या फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने वैसोडायलेटर्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए वैसोडायलेटर सिंपल सी बात है कि ये हमारे क्या करते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को कह सकते हो थोड़ा सा डायलेट करने का काम करते हैं। अब जब ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो कि हमारी कह सकते हो अगर हमारी, देखिए ये सब वही चीज़ है कि अगर CHF का रीजन हमारा ब्लड वेसल्स का कॉन्टैक्ट होना है तभी ये दवाएं यूज होती हैं, ठीक है। बाकी मेन चीज़ वो ये कि अगर मान लीजिए CHF का रीजन हमारा ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना है तो ये दवाएं हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करके काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी दवाएं होती हैं, जैसे हमारा ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट हो गया, आइजोजॉर्बाइड डाइनाइट्राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी वैसोडायलेटर्स में देखने को मिलती है। बाकी ये सभी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी अपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में देख ली हैं, तो वही सेम चीज़ें आप लोगों को CHF में भी लिख देनी है। बाकी मेन हम लोग जो हमारे काम का है वो हमारी आ जाती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो इनके बारे में ही हमें डिटेल में लिखना है और यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो आप लोगों से यही ज़्यादातर डिजॉक्सिन या फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इसी पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि यही हमारी मेन ड्रग्स होती हैं। तो देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर द क्लास ऑफ मेडिकेशंस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट हार्ट फेलियर, पार्टिकुलरली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो सिंपल सी बात है कि हमारे मेनली CHF को ट्रीट करने का काम करती हैं। बाकी ये देखिए हमारे क्या करते हैं कि हमारी जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं, ठीक है, मतलब हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है भाई, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी तो वो हमारे ब्लड को पंप करता है। और हमारा हार्ट जब फेल होता है तो हार्ट फेलियर में क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो हार्ट पंप कब करता है, जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो अगर हम लोग किसी तरह हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दें तो यहाँ पे सिंपल सी बात है वो दोबारा से पंप करने लगेगा अच्छे से, है ना। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे हार्ट रेट को भी स्लो करने का काम करती हैं। तो देखिए हार्ट रेट भी हमारा हार्ट रेट कब बढ़ता है भाई, सिंपल सा नॉर्मल हार्ट रेट हमारा जो है 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। तो अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर हार्ट रेट को भी कम करके हम लोग यहाँ पे CHF को ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये काम करती हैं। बाकी कैसे इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। दिस इंप्रूव्स हार्ट एफिशिएंसी एंड हेल्प्स रिलीव सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमारे हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी को दोबारा से बढ़ाने का काम करती हैं और जो भी हमारे सिम्टम्स हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस करती हैं। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर भी हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज होने वाली जो ड्रग है वो हमारी है यहाँ पे डिजॉक्सिन। ऑल्दो यहाँ पे इसके भी थोड़ा सा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, बट फिर भी हमारे यहाँ पे CHF को ट्रीट करने के लिए आज के दिन में यही हमारी सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिजॉक्सिन की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात ये हमारी जो है एक टाइप की कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में बहुत डिटेल में भी आप लोग को पढ़ना है अपने फार्माकोग्नोसी में, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। बाकी सिंपल से समझो कि ये हमारे जो है एक टाइप की कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती हैं और कॉमनली इनका जो है यूज हमारे CHF के ट्रीटमेंट में किया जाता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन CHF प्राइमरी रिवॉल्व्स अराउंड इट्स पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारा कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये हमारे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट पे काम करती हैं, मीनिंग इट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। पहले अपने हार्ट के मसल्स को थोड़ा सा, मतलब हार्ट की सेल्स को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जो हमारी हार्ट की मान लीजिए सेल्स होती हैं, बेसिकली जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं, तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि हमारा एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, ये हमारे सोडियम को यहाँ पे बाहर भेजता है, ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम को यहाँ पे अंदर लाने का काम करता है, ठीक है, हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा बहुत ही फेमस होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कई बार देखा हुआ है, ठीक है। और सेकंड हमारे यहाँ पे एक चैनल होता है, ठीक है, ये हमारा होता है सोडियम पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का एक्सचेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, ये हमारे सोडियम को अंदर लाने का काम करता है और कैल्शियम को यहाँ पे इसके एक्सचेंज में बाहर भेजने का काम करता है, ठीक है। तो समझ गए ना, एक हमारा पंप होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप, जो कि क्या करता है, सोडियम को बाहर भेजता है और हमारे पोटेशियम को अंदर लाता है। और देखिए इसी पंप की वजह से क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जो हमारे सोडियम की कंसंट्रेशन है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में ज़्यादा होती है, ठीक है, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन हमारे इंट्रा सेलुलर पार्ट में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बेसिकली हमारे जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं या फिर जो हमारा डिजॉक्सिन है, ठीक है, तो ये डिजॉक्सिन करता क्या है, ये हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप को ही ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक करने की वजह से देखिए होता क्या है, जब ये एटीपीएच पंप यहाँ पे काम करना बंद कर देता है, तो देखिए जब ये एटीपीएच पंप काम कर रहा था तो हो क्या रहा था कि ये हमारे Na+ को अंदर से बाहर भेज रहा था, है ना, और K+ को बाहर से अंदर। जब ये काम करना बंद कर दिया तो होगा क्या कि यहाँ पे ये Na+ जो हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये इनको बाहर भेजेगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे इस वाले सेल से, मतलब इस वाले एक्सचेंजर से हमारा सोडियम अंदर आ ही रहा था, ठीक है, और यहाँ पे इसने बाहर भेजना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा सोडियम की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ने लगेगी। अच्छा देखिए जब यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो देखिए ये जो हमारा सोडियम कैल्शियम और सोडियम का एक्सचेंजर था, ये काम कब कर रहा था, जब हमारा सोडियम यहाँ पे नॉर्मल लेवल पे मेंटेन था, यानी कि कह सकते हो जब हमारा सोडियम नॉर्मली सेल में बहुत ज्यादा नहीं था, तब ये सेल में सोडियम को अंदर भेज रहा था और कैल्शियम को इसके एक्सचेंज में बाहर भेज रहा था। लेकिन जब ये पंप हमारा काम करना बंद कर दिया तो क्या हुआ, हमारा सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी हमारे सेल में, और जब ये बढ़ने लगी तो देखिए ये सोडियम अंदर इसलिए आ रहा था क्योंकि नॉर्मली मतलब अगर ये यहाँ से भी अंदर ना आता तो धीरे धीरे हमारे सेल में सोडियम बिल्कुल खत्म हो जाता, और सेल को भी सोडियम की थोड़ी बहुत जरूरत है। लेकिन जब ऑलरेडी सोडियम हमारे सेल में प्रेजेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने बाहर भेजना बंद कर दिया, तो ऑलरेडी जब हमारी सेल में सोडियम का लेवल बढ़ने लगा तो हुआ क्या, धीरे धीरे यहाँ पे इस पंप ने भी एफिशिएंटली काम करना बंद कर दिया, ठीक है, मतलब इसकी वजह से यहाँ पे ये भी अपना काम करना बंद कर देता है। अच्छा देखिए जब ये यहाँ पे काम कर रहा था तो ये क्या कर रहा था, हमारे सोडियम को अंदर ला रहा था, ठीक है, और यहाँ पे इसके एक्सचेंज में कैल्शियम को यहाँ पे बाहर भेज रहा था, है ना, तो जितने भी कैल्शियम थे उनको यहाँ पे ये बाहर भेज रहा था। लेकिन जब ये काम करना अच्छे से बंद कर देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे हमारा कैल्शियम का लेवल भी तो बढ़ने लगेगा, क्योंकि यह हमारा कैल्शियम जितना अंदर था उसी को तो ये बाहर भेज रहा था। अगर ये बाहर भेजना बंद कर देगा तो धीरे धीरे हमारे कैल्शियम की कंसंट्रेशन हमारे सेल में बढ़ने लगेगी, और जब ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि हमारा इसी सेल के अंदर हमारे होते हैं कह सकते हो हमारा एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, बस ये चूंकि हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में होते हैं इसलिए हम लोग उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो इसी के अंदर हमारे बेसिकली कह सकते हो कैल्शियम की स्टोरेज होती है, ठीक है, तो जितना भी कैल्शियम हमारे सेल के अंदर होता है वो इसी के अंदर स्टोर रहता है। तो क्या होता है कि इसके अंदर हमारे कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है, और ये कैल्शियम एट लास्ट में क्या होता है कि हमारा इसी सेल के अंदर हमारा जो है एक ट्रोपोनिन सी रिसेप्टर होता है, ठीक है, तो ये ट्रोपोनिन सी रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर देते हैं, और ये ट्रोपोनिन बेसिकली हमारे यहाँ पे कह सकते हो हमारे एक मायोसिन का एक कंपोनेंट होता है। तो ये क्या करता है, जब इस ट्रोपोनिन सी पे हमारा कैल्शियम जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन पे यहाँ पे क्या करता है, एक्शन चालू कर देता है, और ये एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करते हैं, ठीक है, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए अगर आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से देखना है तो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी अपने फर्स्ट सेम में फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोग बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी सिंपली समझो कि ये एक्टिन और मायोसिन होते हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, और ये काम कब करते हैं, जब यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड होता है। और कैल्शियम कब बाइंड होगा, जब हमारा कैल्शियम होगा, और कैल्शियम यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हमारा लेवल कब बढ़ जाता है, जब हमारा ये पंप ब्लॉक हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो भी हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए डिजॉक्सिन इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। तो ये क्या करते हैं, हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाय इनहिबिटिंग दिस पंप डिजॉक्सिन इंक्रीजेस द इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सोडियम इंट्रासेल्युलर पार्ट में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस इंक्रीज इंट्रासेल्युलर सोडियम इनडायरेक्टली, मतलब ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हमारा ये एक्सचेंजर इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, विच पंप्स कैल्शियम आयन आउट। और ये देखिए ये क्या कर रहा था, ये हमारा इसके अगेंस्ट में हमारा कैल्शियम को बाहर पंप कर रहा था, लेकिन जब हमारे ऑलरेडी सोडियम बढ़ जाएंगे तो ये भी हमारा कह सकते हो थोड़ा बहुत इनहिबिट होने लगेगा, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, यानी कि इसके इनिबिट हो जाने की वजह से Na+N2+ Ca2+, ठीक है, यानी कि जो हमारा सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंजर है ये भी हमारे यहाँ पे लेस इफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रिड्यूसिंग द कैल्शियम इफ्लक्स, इफ्लक्स मतलब कि हमारे कैल्शियम को आप बाहर भेजना, तो जिसकी वजह से हमारे कैल्शियम का बाहर जाना भी बंद हो जाता है। ऑल्सो अ रिजल्ट मोर कैल्शियम आयन रिमेन्स इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से हमारा एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो कैल्शियम है वो धीरे धीरे हमारे सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है। अब जब कैल्शियम हमारे यहाँ पे सिंपली बढ़ेगा तो देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा डिजॉक्सिन ने इसको इनिबिट कर दिया, इनिबिट करने की वजह से क्या हुआ, हमारा कैल्शियम का लेवल बढ़ा, कैल्शियम हमारा क्या हुआ, ट्रोपोनिन सी पे बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन सी पे बाइंड होने की वजह से क्या हुआ, हमारा एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, हार्ट हमारा दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इफेक्टिवली। दिस इंक्रीज मतलब इस इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम से क्या होगा, हमारा जो है कैल्शियम जो है अवेलेबल हो गया, ठीक है, ज़्यादा हार्ट बीट के लिए ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, ठीक है, तो हमारा ज़्यादा कैल्शियम अवेलेबल हो गया। ड्यूरिंग कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन दिस एक्स्ट्रा कैल्शियम इज रिलीज लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब ये हमारा कैल्शियम बहुत बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा ज़्यादा कैल्शियम अवेलेबल होगा, जो कि हमारे यहाँ पे हार्ट मसल्स को एक स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। दिस इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिविटी हेल्प्स इंप्रूव द हार्ट पंपिंग एफिशिएंसी, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। डिजॉक्सिन ऑल्सो स्लोज डाउन कंडक्शन, और देखिए इतने इफेक्ट, देखिए सबसे पहली बात तो ये हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता ही है, बाकी इसके अलावा ये हमारे हार्ट रेट को भी यहाँ पे स्लो करने का काम करता है बाई स्लोइंग डाउन द कंडक्शन थ्रू एवी नोड, ठीक है, तो जो हमारा एवी नोड होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, उसके थ्रू ये हमारे कंडक्शन को भी स्लो डाउन करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे कह सकते हो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो हमारा डिजॉक्सिन है, ठीक है, तो ये हमारे जनरली ओरली ही लिए जाते हैं, बाकी कभी कभी अगर बहुत ही फास्ट एक्शन चाहिए हो तो आईवी रूट से भी इनको दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये जनरली हमारे वेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, 60 to 80% इनकी बायोअवेलेबिलिटी होती है ओरल रूट से, ठीक है। बाकी हमारे फूड से इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे इसका एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, स्पेशली हमारा जो है हार्ट, स्केलेटल मसल्स और किडनी में इसका काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारा डिजॉक्सिन जो है मिनिमल मेटाबॉलिज्म के अंडर में जाता है, ठीक है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और जो भी होता है वो हमारे यहाँ पे लिवर में ही होता है। एक्सक्रीशन हमारा इसका यहाँ पे किडनी के थ्रू ही होता है अनचेंज्ड फॉर्म में, ठीक है। और हाफ लाइफ इसकी यहाँ पे जो है अप्रॉक्स 36 से 48 आवर्स तक देखने को मिलती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिजनेस, ये सारे हमारे इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। यूजेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे CHF, आर्टेरियल फिब्रिलेशन और आर्टेरियल फ्लूटर, ठीक है, तो इन सभी में यहाँ पे मेनली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हमारा CHF में इसका सबसे ज़्यादा मेजर यूज देखने को मिलता है। तो देखिए यही था हमारे यहाँ पे मेनली हमारे CHF का लेक्चर, ठीक है। बाकी अगेन जो भी हमारे बाकी हमारे ड्रग्स हैं, ठीक है, वैसोडाइलेटर्स हो गए, हमारे एस इनिबिटर्स हो गए, एल्डोस्टेरोन इनिबिटर हो गए, ये सभी हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे हाइपरटेंशन में डिस्कस कर लिया है, तो आपको उसको जानना है तो हाइपरटेंशन वाला लेक्चर देख लेना। बाकी मेन आप लोगों को एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को लिखना नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारा काफ़ी लंबा कंटेंट हो गया है, ठीक है, ये टोटल हमारे 10 पेजेस का कंटेंट है, और इतना बहुत मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आप लोग क्या ही लिखोगे, और बाकी आप लोग समझ ही गए होगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।